तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स से आ रही है, जहां पर ये पता चला है कि टेस्ला ने कुछ अपने ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर भेजने का डिसीजन लिया है अगले हफ्ते। और ये जो ऑफिशियल्स भेजने का रीज़न है वो है इंडिया के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक प्रपोजल देना। तो दोस्तों आप जानते हो कि टेस्ला इंडिया के अंदर एंटर करने के लिए वैसे तड़प रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहा। इंडिया के अंदर इन्होंने ऑलरेडी मुंबई और बेंगलुरु इन जगहों पे ऑलरेडी शोरूम की लोकेशंस लीज कर ली थी पिछले साल। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने ट्राई किया था गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज टेस्ला के लिए माफ करे कुछ यूनिट्स तक, लेकिन जो नितिन गडकरी जी थे उन्होंने प्रॉपर मीडिया के सामने बोल दिया था कि ऐसा नहीं अलाउड होगा। अगर वो चाहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे तो इंडिया के अंदर ही उनको कार्स मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। इसके बाद में इलॉन मस्क ने भी क्लियरली पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इंडिया को जो अपनी ड्यूटीज वगैरह कम करनी चाहिए। और ये जो एक काइंड ऑफ बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट को बढ़ते हुए देखते हुए और ऑलरेडी जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको टेस्ला काइंड ऑफ इग्नोर नहीं कर पा रही और अकॉर्डिंगली इन्होंने इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने का डिसीजन लिया है और इसका प्रपोजल वो इंडिया ले आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे टेस्ला जो है एक सीधी उंगली से नहीं आएगी, वो ऑब्वियसली फैक्ट्री सेटअप करते समय भी इंडिया के गवर्नमेंट के साथ में काफी ज्यादा नेगोशिएशंस करेगी कई चीजों से रिलेटेड, में भी वो जमीन हो जो भी हो। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात इन्होंने टेस्ला के साथ में स्टेट लेवल पे बात कर ही चुके थे फैक्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये प्रपोजल आगे जाकर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, टेस्ला कहाँ पे, किस लेवल पे, कौन सी साइज की फैक्ट्री बनाता है। जनरली ये गीगा फैक्ट्रीज ही बनाते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज जो कि प्रोडक्शन ऑफ कार को काफी कम बना सकते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो मार्केट के लिए जो आप कह सकते हो कंपनीज का लालच है, वो किस हद तक कंपनीज को डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर सकता है, वो इसकी वजह से जरूर नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से, जिसका इनॉग्रेशन हो जाएगा 28 मई 2023 को। और जो पार्लियामेंट के अभी स्पीकर है करंट, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अब जो लोग नहीं जानते, हमारे देश के अंदर एक डिसीजन लिया गया था आज़ादी के बाद में कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में, यानी अप्रोक्सीमेट 26 के बाद में होगा ये कि जितनी पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में होती है उसके हिसाब से लोकसभा की सीट्स डिवाइड कर दिए जाएंगे, उसके पहले सेम रहेंगे। तो अभी जो हमारी करंट पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितनी अभी लोकसभा में सीट्स है उससे कई ज़्यादा सीट्स होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग इसको वैसे भी सपोर्ट नहीं कर सकती थी। और जब ये रूल इनैक्ट हो जाएगा आने वाले कुछ सालों बाद में, तब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग लोकसभा सीट्स का, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसके लिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत थी, जो भी बन चुकी है। आपने अगर फोटोज वगैरह इसके देखे होंगे तो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉकडाउन खत्म होने के टाइम पे इसका काम शुरू हुआ था और 2023 में ये बन के रेडी है, टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया। अगली दोस्तों खबर आ रही है बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से, जहां पर एयर कंडीशन सबर्बन रेल कोचेस को सप्लाई करने के लिए BEML, BHEL और स्पेन बेस्ड कंपनीज ने बिड्स लगाई है। तो यहाँ पर स्पेन बेस्ड कॉन्स्ट्रक्टिवस व ऑक्सिलियर दे फेरोकालिस ये कंपनी ने भी बिड लगाई है। और ऑब्वियसली हमारी भेल और BEML तो है वो इंडिया की कंपनीज ही है। यहाँ पर ये कंपनीज ने कहा है कि वो K-Ride का जो ये बिड है स्पेशल पर्पस जॉइंट व्हीकल के अंतर्गत सबर्बन रेलवे सिस्टम बनाने का बेंगलुरु के अंदर, उसके लिए कोचेस सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है एक लोकल प्रोजेक्ट के लिए भी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया का वन स्टॉप चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन और जहाँ पर इंडिया का पहला चिप डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन का वन स्टॉप सेंटर रेडी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फैब मल्टी प्रोजेक्ट वेफर सर्विस ओपन की जाएगी मोहाली के अंदर, SCL के अंदर। दूसरा जो ओवरसीज फाउंड्रीज ADA डिज़ाइन टूल्स है वो लीडिंग कंपनी के साथ में यहाँ पर काम करेगी, साथ साथ सीमेंस, एनसिस यहाँ पर डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग का काम इंडिया में शुरू कर चुकी है। और सबका ट्रेनिंग एंड जो आप कह सकते हो कोलैबोरेशन सेंटर है वो मोहाली के अंदर होगा। मोहाली के अंदर ही वैसे सेमीकंडक्टर की पहली सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, अब वहीं पर ये मेगा लेवल पे एक्सपांड हो रही है। जो हमारे IT मिनिस्टर है, जो हमारे यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई से, जहाँ पर जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बन रहा है उसका जो सेकंड टनल है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। और 2 सालों बाद में जो मावड़ा टनल है 2800 टन का, इंडिया का सबसे ज्यादा विड्थ वाला टनल बोरिंग मशीन, उसका काम कंप्लीट होने वाला है। यानी कि एक टनल तो वैसे दोस्तों मुंबई के नॉर्थ से मुंबई टू साउथ जो मरीन ड्राइव तक का टनल था वो रेडी हो चुका था और बाद में इस मशीन को निकालकर दूसरी तरफ लगाया गया था, जहां पर मरीन ड्राइव से अमरसन गार्डन्स तक इसके टनल के काम चल रहा था और अगले 7 to 9 डेज के अंदर ये काम भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये भी एक ऐसा काम है जो लॉकडाउन के बाद में शुरू हुआ था। कोस्टल रोड का काफी सा बन चुका है और प्रोबेबली इस साल तक एटलीस्ट एक हिस्से में हमें कोस्टल रोड रेडी होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है यमुना फ्लड प्लेन से रिलेटेड, जहां पर
पर डिसीजन लिया गया कि 11 किलोमीटर ऑफ अर्थन ट्रैक लेइंग का जो काम चल रहा है वो जून 1 तक रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली जो नीचे यमुना की ज़मीन है उसको डीप करके वहाँ पे एक अर्दन लेयर बिछाना और साइड्स के जो स्कर्ट्स होते हैं उनको भी बेहतर तरीके से बनाने का काम ये चल रहा था। ब्यूटिफिकेशन तो बाद में होगा ही, जहाँ पर डेंस प्लांटेशन किया जाएगा, कई सारे ऐसे प्लांट्स का जो कि ज़मीन को पकड़ के रख सकते हैं और इको हैबिटेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, वो काम बाद में किया जाएगा। लेकिन जो अर्दन फ्लैट लेइंग का काम है वो जून 1 तक 11 किलोमीटर पे खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया है एलजी सेक्रेटेरिएट ऑफ दिल्ली के द्वारा। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है रशिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर रोसनेफ्ट से रिलेटेड, जिन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा है इंडिया के अंदर एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बनाने के लिए, और ये एक जॉइंट वेंचर में होगा इंडिया के किसी स्टेट ओन रिफाइनर के साथ, यानी भारत पेट्रोलियम एचपी के साथ में ये काम करेंगे। ये अब तक प्रपोजल है, इनके द्वारा ये इंटरेस्ट दिखाया ही गया है। अब दोस्तों ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनिंग हो रही है वो रशिया से आने वाले कच्चे तेल की हो रही है, वो इंडिया रिफाइन करके आगे बेचता है। तो ऑब्वियसली रशिया ये चाहता है कि वो ज़्यादा पैसे कर कमाए, तो वो खुद भी रिफाइन करना चाहेगा उस पेट्रोकेमिकल्स को। अब इसके लिए वो इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी के साथ मिलकर रिफाइनिंग करना चाहता है ताकि सैंक्शंस जो है उससे वो कहीं ना कहीं बच सके, लेकिन इसको समय तो लगेगा, एक रिफाइनरी बनानी है, छोटे समय की बात ये है नहीं। अगली दोस्तों खबर आ रही है खारगर नवी मुंबई से, जहाँ पर खारगर वैली गोल्फ कोर्स को एक बड़े लेवल पे अपग्रेड किया जाने वाला है, और जो यहाँ पे 9 होल गोल्फ कोर्स है उसको इंटरनेशनल चैंपियनशिप लेवल पे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि इसको एक 18 होल गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे 18 होल गोल्फ खेला जाता है, और जो 756 यार्ड्स के अंदर जो फैसिलिटीज भी बनाई जाएगी वो भी काफी इंप्रेसिव होने वाली है, वर्ल्ड लेवल पे होगी। तो हालांकि दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ज्यादातर जनरल पब्लिक के एक्सेस में रहता नहीं है, काफी एलीट लोगों के द्वारा ही जनरली इसको एक्सेस करना पॉसिबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इंडिया के अंदर बनते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अमेजॉन वेब सर्विसेज से, जहां पर इन्होंने कहा कि इन्वेस्ट करेंगे भारत के अंदर $12.7 बिलियन या 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे इंडिया का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, और ये काम किया जाएगा 2030 के पहले। इन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसकी वजह से इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो भारत के अंदर होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखने को मिलेगा वो होगा $23.3 बिलियन का, यानी अप्रोक्सीमेटली डबल ही हो जाएगा आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न्स, और 1,31,700 लोगों को फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो दोस्तों इंडिया एक हाई ग्रोथ मार्केट है, AWS अपने सर्वर्स वैसे भी इंडिया के अंदर चलाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स इनके इंडिया के अंदर है, बहुत ज़्यादा एक्सेस इन सर्वर्स को इंडिया में से किया जाता है, तो अकॉर्डिंगली ही ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज या SAGEC, जिन्होंने जो एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है कई कंपनीज का जो डीप वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट करते हैं, और इन्होंने एक सपोर्ट मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का एक नई पाइपलाइन बनाने के लिए जो कि गैस सप्लाई करेगी गल्फ स्टेट से इंडिया के बीच में, यानी जो गल्फ कंट्रीज है उनसे इंडिया के यहाँ वहां से इंडिया तक ऑयल पहुंचाने का काम ये करेगी। तो दोस्तों ये सिर्फ एक प्रपोजल है, अब गवर्नमेंट देखेगी डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कंट्री से क्या बात होती है, क्या डिसीजन होता है, और अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट को फिर अप्रूवल दिया जा सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है कोलकाता रांची वाराणसी एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, इसके बारे में वो डिटेल्स में मिलना शुरू हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा कहा गया कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद में जो 610 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा वो 6 से 7 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, जिसकी वजह से जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है इन एरियाज के बीच में उसी स्पीड पे ये ट्रेन चलेगी। अब ऑब्वियसली राजधानी दिल्ली तक चलती है, लेकिन ये काइंड ऑफ इन दो जगहों के बीच का डिस्टेंस है, साथ साथ जो कनेक्टिविटी आ जाएगी, और साथ साथ जो कनेक्टिविटी आ जाएगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में, तो ये ट्रैवलिंग टाइम जो है दिल्ली से लेकर पूरा वाराणसी तक का वो 10 घंटों तक का पहुंच जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर साउथ कोरिया से कुछ डिप्लोमेट्स और कुछ ऑनवॉयज आए हैं यहाँ पर बिजनेस डिस्कशन करने के लिए। तो दोस्तों वैसे यहाँ पर जो कॉन्वॉयज आए हैं कोरिया के, इन्होंने दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे के अंदर ऑलरेडी डिस्कशंस किए हैं, लेकिन अभी उन्होंने बंगाल का रास्ता चूज किया है, जहाँ पर ये यहाँ पे भी किस तरीके से बिजनेस वगैरह हो सकता है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मे भी कुछ दिनों बाद में हमें कोई अनाउंसमेंट नजर आए। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो यूट्यूब यूजर पूछते हैं व्हाई इंडियन ट्रेन्स आर नॉट क्लीन एक्सेप्ट प्रीमियम ट्रेन्स लाइक राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, लोकोज एंड कोचेस आरंट मेंटेन प्रॉपर्ली एंड दे आर मोस्टली डस्टी, समटाइम्स द कलर इज ऑल्सो इन बैड कंडीशन। तो देखो यार, मैं पहले तो बाहर की बात करता हूँ जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का रोल कम है। तो कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोल है ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थूक थाक के जो है बाहर का पेंट वगैरह भी बहुत खराब है। अब लोकोस को देखो, जनरली जो है लोकोस की वॉशिंग कोचेस की तरह डायरेक्टली नहीं हो सकती, और हालांकि हम जो भी चीज़ें ट्राई करें, इंडिया एक डस्टी कंट्री है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो मेरे चैनल पे यही है कि इंडिया इतना डस्टी क्यों है, कुछ नेचुरल रीजंस वो है जिसकी वजह से धूल मिट्टी हमारे देश के अंदर ज़्यादा है और ये लोकोस को अफेक्ट करती रहेगी। एट द सेम टाइम हमारे पर एनवायरमेंटली चीज़ें ऐसी है कि ये ट्रेन जो है वो गंदी जल्दी होती है। एट द सेम टाइम ये ट्रेन बिजी इतनी है, हमारे यहाँ पर ट्रेन जो है वो 13,000 सर्विसेज से ज़्यादा चलती है पूरे देश के अंदर दिन में। तो यहाँ पर इन ट्रेन को ऐसा खाली टाइम मिलना जहाँ पर इनकी डीप क्लीनिंग हो पाए,
डिटेलिंग हो पाए, एकदम शाइनी से बनाया जा सके, वैसा होता नहीं है। हार्डली इनको टाइम मिलता है। कोच वॉशिंग स्टेशन ऑलमोस्ट हर एक बड़े स्टेशन पे भी बन चुके हैं, लेकिन जो आईसीएफ कोच का डिजाइन है वो फैक्ट्री से निकलने के बाद में तक अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे ना पैनल्स की क्वालिटी सही होती है, हमारे पर गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज के अंदर जैसा काम होता है वैसा ही काम वहाँ पे होता है। वहाँ पे गैप्स होते हैं, वहाँ पे रस्टिंग इश्यूज वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ऑलरेडी कोच को कभी ऐसे कंडीशन तक पहुंचने देती नहीं कि वो ब्रांड न्यू और नहीं दिख पाए। एलएचबी कोचेस के में वैसा नहीं होता। एलएचबी कोचेस को ठीक से साफ किया जाए तो वो ब्रांड न्यू और एकदम ग्लोबल लेवल पे दिखने लगती है। अब अंदर की बात करें तो यार उसके बारे में हम सब जानते हैं। आप अगर कभी भी फॉरेन के कोई ट्रेन वीडियोस देखोगे, आपको कोई भी झाड़ू मारने वाला, कोई भी पोछा मारने वाला नहीं दिखता। लेकिन इंडियन रेलवे स्टेशन पे अगर आप देखोगे तो हमेशा आपको झाड़ू, सफाई मशीन वाले कोई ना कोई दिख ही जाएंगे जो साफ सफाई करते रहते हैं। फिर भी इंडियन स्टेशन और इंडियन ट्रेन अंदर से खराब इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों की गलती है। मैं एक इंसिडेंट कभी शेयर करूंगा जहां पर लोगों की सोच जो है हमारे इंडिया के अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है कि कचरा जो है वो गवर्नमेंट का साफ करना काम नहीं है, कचरा नहीं करना ये इंसानों का काम है। जो कचरा किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से ही हो रहा है, जहाँ पे कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे वो चीज़ गलती से हो सकती है, जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, सिर्फ वहाँ पर क्लीनिंग होनी चाहिए डस्ट वगैरह जैसी चीज़ों की। लेकिन जो ट्रैश है वो कम करना, क्लीन करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर अगर आप फर्स्ट होते हो न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है। साथ साथ बाकी कुछ लगे तो वो भी कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।